अरे कमला देखो चूड़ी वाला आया है, 10 दिन बाद तीज है। तीज के लिए चूड़ियां लेनी होंगी, तुम्हें कहो तो बुला लूं। सुधाकर जी ने अपनी पत्नी को आवाज दी। धीरे बोलो जी, छोटी बहू सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। वैसे भी मैंने बड़ी बहू को बोल दिया, वो अपने लिए बाजार से चूड़ियां ले आएगी। और रही मेरी बात, मुझे कोई चूड़ी नहीं लेनी, कमला जी बोली। पर सुधाकर जी कुछ बोलने को हुए, पर वर कुछ नहीं, घर में जवान बेटे की मौत हुई है। वो बच्ची जरा सी उम्र में विधवा हो, श्रृंगार विहीन हो गई। ऐसे में मैं बुढ़िया सजती संवरती अच्छी लगूंगी क्या? कमला जी बोली। मां जी, मेरी किस्मत में ये बेरंग जिंदगी थी, मुझे मिली ईश्वर की दया से। आपका सुहाग आपके साथ है और यही कामना है मेरी, वो बरसों बरस बाबूजी को सेहतमंद रखे, उनके नाम की ही सही आप चूड़ी ले लीजिए। तभी वहां से निकलती छोटी बहू यानी कि मिताली बोली, नहीं बहू, तुझे इस रूप में देख मेरा कलेजा मुंह को आता है, मैं कैसे ये सब। ये बोल कमला जी फफक पड़ी। उन्हें देख मिताली भी खुद को रोक ना सकी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। क्यों नितिन, क्यों मुझे यूं छोड़ चले गए? तुम किसके सहारे जीऊं अब मैं? मिताली पति की तस्वीर से रोते हुए बोली। पास में नन्ही गुड़िया सोई थी। अब तक तो कहानी से आप ये तो समझ गए होंगे, इस खानदान की छोटी बहू मिताली विधवा है। चलिए हम आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सुधाकर जी के 2 बेटे थे, बड़ा नितेश, छोटा नितिन। नितेश की शादी को 10 साल हो चुके, उसकी पत्नी कामिनी है और 2 बच्चे हैं उनके। नितिन की शादी 3 साल पहले हुई थी और 2 साल की एक बेटी है उनके। बहुत ही प्यारा परिवार था सुधाकर जी का, पर आज से 9 महीने पहले दिवाली के बाद इस परिवार को किसी की नजर लग गई। अपनी नौकरी से लौटते में नितिन को लूटने के इरादे से 2 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और नितिन की इस हमले में मौत हो गई। तब से मिताली की जिंदगी तो सूनी हो गई। नन्ही गुड़िया को तो ये तक नहीं मालूम उसके प्यारे पापा कहाँ गए। नितिन की मौत के बाद मिताली के पिता और भाई उसे और गुड़िया को अपने साथ ले जाने आए भी थे, पर सुधाकर जी और नितेश ने ये कहकर मना कर दिया कि मिताली इस परिवार की बहू है और वो यही रहेगी। मिताली ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए ससुराल में रहना मुनासिब समझा। चलिए अब सुधाकर जी और कमला जी के पास चलते हैं। कमला, तुम ही ऐसे रोओगी तो बहू को कौन संभालेगा? सुधाकर जी बोले। सच में उसे देख बहुत दुख होता है। हमने भले अपना बेटा खोया, पर उसने तो अपनी जिंदगी के सभी रंग, सभी त्योहार खो दिए। कमला जी बोली। कमला, मुझे लगता है हमें बच्ची की जिंदगी के रंग लौटाने होंगे। सुधाकर जी कुछ सोचते हुए बोले। जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं, कमला जी ने पूछा। मेरा कहने का सीधा मतलब है हमें बच्ची की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सुधाकर जी बोले। दूसरी शादी पर कैसे? लोग क्या कहेंगे? अभी तो पति को मरे साल भी नहीं हुआ। कमला जी ने फिर पूछा। लोगों की मुझे परवाह नहीं, अपनी बहू की है। इसलिए मेरे दोस्त का बेटा जिसकी पत्नी कोरोना में स्वर्ग सिधार गई थी, मैं चाहता हूँ उससे मिताली की शादी करवा दूं। बच्ची की जिंदगी में रंग भर जाएंगे और हमें भी सुकून रहेगा। कल को हम ना रहे तो मिताली और गुड़िया खुश तो रहेंगे। नितेश की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सुधाकर जी बोले। सोचा तो आपने सही है बिल्कुल, पर क्या मिताली मानेगी? कमला जी बोली। मिताली को तुम और कामिनी बहू समझाओ, ऊंच नीच का वास्ता दो, क्योंकि यही उसके लिए सही है और हम उसके अपने हैं, कुछ गलत नहीं सोचेंगे उसके लिए। फिर देखा भाला परिवार है। अगर सब सही रहा तो इस तीज मिताली की जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ मैं। सुधाकर जी बोले। जी, कमला जी बोली।
कमला जी ने मिताली से बात की पहले तो उसने इनकार ही कर दिया। उसका कहना था वो नितिन की जगह किसी और को नहीं देगी, गुड़िया को अकेले पाल लेगी, फिर सबका साथ तो है ही। पर कामिनी ने उसे सारी बातें समझाई, ये भी कि गुड़िया को पापा की जरूरत होगी ही। बहुत ना नुकुर के बाद उसने कुछ सोचते हुए सारा फैसला सुधाकर जी और कमला जी पर छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके अपने हैं और अपनों से ज्यादा अपनी भलाई कोई नहीं समझता। सुधाकर जी ने अपने मित्र से बात की तो वो भी देखा भाला परिवार होने के कारण तुरंत तैयार हो गए। अब मिताली को सुधाकर जी के मित्र राकेश जी के बेटे माधव से मिलवाया गया। दोनों ने एक दूसरे से सारी बातें साफ करके अपनी रजामंदी दे दी। तब सुधाकर जी ने मिताली के मायके फोन लगा उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। समधी जी, आप महान है जो आपने हमारी बेटी के लिए इतना सोचा। लड़का आपने पसंद किया है तो मिताली के लिए उपयुक्त ही होगा। बस हम ये चाहते हैं विवाह का सारा खर्च हम उठाएं और बिटिया का कन्यादान करें। मिताली के पिता गजेंद्र जी बोले, देखिए समधी जी, आप अपनी बेटी का कन्यादान कर चुके हैं, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, तो उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी हुई ना। वैसे भी ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, अब मिताली बिटिया का कन्यादान करके हमें भी गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप इसे हमसे मत छीनिए। बस आप तो एक बार माधव बेटा से मिल ले, आपकी रजामंदी बाद चट मांगनी पट ब्याह हो जाएगा। आप बस बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा। सुधाकर जी बोले। उनके ये वचन सुन गजेंद्र जी गदगद हो गए, क्योंकि सुधाकर जी ने तो उनकी बिटिया के लिए ससुराल के मायने ही बदल दिए थे। बेटे की मृत्यु के बाद कहाँ लोग बहू का जीना मुहाल कर देते हैं, कहाँ ये लोग तो बिटिया की जिंदगी में दोबारा खुशियां ला रहे हैं। गजेंद्र जी को भी माधव बहुत पसंद आया। उनकी सहमति के बाद 4 दिन बाद का मुहूर्त निकला शादी का। छोटे से समारोह में सुधाकर जी और कमला जी ने मिताली का कन्यादान किया। नितेश और कामिनी ने बड़े भाई भाभी की भूमिका निभाई। मिताली ऐसे ससुराल वाले पाकर खुश तो बहुत थी, पर अब उन्हें छोड़ने का दुख उसे अपने जैविक माता पिता को छोड़ने से ज्यादा हो रहा था। वो सुधाकर जी और कमला जी के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। पगली पास ही तो जा रही है, जब मन हो मिलने आ जाना, कमला जी ने ये कहा और मिताली की विदाई करवाई। कमला, कल तीज है, मिताली बिटिया के लिए श्रृंगार का सामान ले लेना, मैं बाजार से फल मिठाई लाता हूँ। अगले दिन सुधाकर जी पत्नी से बोले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मिताली बिटिया और कामिनी बहू के लिए हरी लाल चूड़ियाँ लेने। कमला जी बोली, अरे अपने लिए नहीं लोगी क्या? अब तो तुम्हें मेरे नाम की चूड़ियां पहनने में कोई हर्ज नहीं ना। सुधाकर जी पत्नी को छेड़ते हुए बोले तो कमला जी नई नवेली दुल्हन सी शर्मा गई। दोनों बाजार के लिए निकल गए। सुधाकर जी बहुत खुश थे, उन्होंने खुद से किया वादा पूरा किया था और 30 पर मिताली की जिंदगी में रंग भर दिए थे। अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।